तो सवाल ये है, आखिर जापान के साथ ऐसा क्या हुआ? जापान एक ऐसा देश जो कभी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन था। 1980s में लोग कहते थे अगर फ्यूचर देखना है तो जापान को देखो, लेकिन आज वही जापान स्लो ग्रोथ, एजिंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक प्रेशर से जूझ रहा है। आज जापान दुनिया की सबसे ज्यादा इंडेप्टेड इकोनॉमिक्स में से एक है। उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग 240% के आसपास है, जो काफी अलार्मिंग माना जाता है। 2025 के डेटा के हिसाब से 10,000 से ज्यादा कंपनीज बैंक करप्ट हो चुकी है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग और कंसर्निंग बात सामने आती है। कुछ कंपनीज इसलिए बंद हुई क्योंकि उनके पास काम करने के लिए लोग ही नहीं थे। जापान का बर्थ रेट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। 2010 के बाद से पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन में है। इसका सीधा इम्पैक्ट वर्कफोर्स पर पड़ रहा है। आज सिचुएशन ये है कि काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, रिटायर पॉपुलेशन बढ़ रही है और इकोनॉमी पर प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा है। जापान की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1960s से लेकर 1980s तक जापान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स में से एक था। वो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका था। कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में जापान ग्लोबल लीडर था। 1980s तक जापान दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। इस रैपिड ग्रोथ के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर थे। वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और एक पावरफुल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। जापान डिसिप्लिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल था। 1980s के एंड तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इसी दौरान एक साइलेंट प्रॉब्लम ग्रो कर रही थी। जापान में एक मैसिव असेट बबल बन रहा था। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों की प्राइस रैपिडली बढ़ रही थी। निकी इंडेक्स ने तो कुछ ही सालों में मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ दिखाई। लैंड प्राइसेस इतने इन्फ्लेट हो गए कि लोग कंपैरिजंस करने लगे थे ग्लोबल स्केल पर। इस बबल के पीछे मेन रीजन था इजी क्रेडिट और एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन। लोग कंपनीज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से ज्यादा असेट में पैसा डालने लगे थे। ये ग्रोथ रियल इकोनॉमी से डिस्कनेक्ट होने लग गई थी। फिर आया अर्ली 1990s और बबल बर्स्ट हो गया। स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गए, रियल एस्टेट प्राइस क्रैश कर गए, बैंक और कंपनीज दोनों हैवी डेट में फंस गए और यहीं से जापान ने एंट्री की अपने सबसे टफ फेज में, लॉस्ट डेकेड्स। इस पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव हो गया। एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ये लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन बहुत सीरियस चैलेंज होता है। इस क्राइसिस के बाद जापान ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने वीक और लॉस मेकिंग कंपनीज को फेल नहीं होने दिया। बैंक ने उन कंपनीज को लगातार सपोर्ट दिया। शॉर्ट टर्म में तो ये डिसीजन स्टेबिलिटी के लिए सही लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। मार्केट्स में ज़ॉम्बी फर्म क्रिएट हो गई, ऐसी कंपनीज जो सर्वाइव तो कर रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं थी। इसका रिजल्ट इनोवेशन स्लो हो गया, प्रोडक्टिविटी गिर गई और इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम हो गई। आज जापान का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इशू है उसकी एजिंग पॉपुलेशन। यंग फोर्स कम होते जा रही है और एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती रह रही है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कंजम्पशन पर। कम लोग खर्चे करते हैं। सोशल सिक्योरिटी बर्डन पर ज्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये एक ऐसा साइकिल क्रिएट करता है जो ग्रोथ को और भी स्लो कर देता है। जापान की कहानी सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लेसन है। इंडिया के लिए यहाँ 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। फर्स्ट, असेट बबल डेंजरस होते हैं। इजी मनी और स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज भी कर सकते हैं। सेकेंड इज इनएफिशिएंट कंपनीज को आर्टिफिशियली बचाना रिस्क है। कैपिटल को प्रोडक्टिव और इनोवेटिव सेक्टर्स में जाना चाहिए। थर्ड, पॉपुलेशन एडवांटेज तभी काम करता है जब वो एम्प्लॉयबल हो। सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना काफी नहीं होता। स्किल्स और जॉब क्रिएशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। जापान की स्टोरी हमें ये सिखाती है, फास्ट ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। इकोनॉमिक सक्सेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी और डेमोग्राफिक्स का बैलेंस होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया सही लेसन ले रहा है? ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।